Hello everyone, welcome to Augusta IAS. We are into the 8th lecture of the PT 365 Indian Economy section. Our aim is to get around 140 plus in GS paper 1. So let us start. The first topic is around the trading regime of India. So we have a trade deficit with 9 out of 10 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं अल्टीमेटली व्हाट इज अ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इज व्हेन अ कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस। तो आपने 100 रुपीज का इंपोर्ट करा एंड आपने 50 रुपीज का एक्सपोर्ट करा, दैट मीन्स यू हैव अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ 50 रुपीज। तो अल्टीमेटली ये आप पे कैसे करोगे? जो आरबीआई के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, वहां से इसको पे करा जाता है। तो अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट हैज टू बी फाइनेंस। या तो फिर आप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट है, या तो आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस में चला जाए तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस पे नहीं है तो अल्टीमेटली इट विल बी अ ड्रेन ऑन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। अब आपको एक फैक्ट और बता देता हूं, इंडिया का ये तो यहीं पे दिया हुआ है कि हमारा जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूएसए, लेकिन टॉप 3 बेसिकली याद कर लिया करो क्योंकि टॉप जो है वो मोस्टली सभी को पता होगा और स्टेटमेंट कभी कभार आता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो फॉर दैट वी हैव टू हैव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। So ultimately USA is the top trading partner. Earlier it was China. Now US has surpassed China. ये याद रखना, USA, then we have China, then we have UAE. ये टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 यूएसए, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज यूएई। तो दैट इज हाउ यू शुड ऐड वैल्यू। ऐसे वैल्यू ऐड करा करो अपने। जैसे मान लो आप इसका पीडीएफ पढ़ रहे हो तो कहीं से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली तो आपने पीडीएफ में यहीं पे कहीं पे आपने लिख दिया उसको कि अल्टीमेटली एक ही जगह पे सारे के सारे जो आपका इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट होना चाहिए। एनीवेज आगे चलते हैं। So we have a trade deficit with 9 of the 10 top trading partner. Now अब स्टेटमेंट आ जाए, अब क्वेश्चन कैसे एंटीसिपेट करूंगा? पहले तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि अल्टीमेटली अब 9 के साथ नहीं है तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन कुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट दैट इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विद ऑल द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अब ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग होगी। व्हाई इट विल बी रॉन्ग? बिकॉज वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसए क्या है हमारा? द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो इस तरीके से बेसिक एक डॉक्यूमेंट्स में से ट्राई टू डिराइव वैल्यू, ट्राई टू एंटिसिपेट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से बनेगा ये जान के मुझे क्या करना है? इसका कोई यूज तो है नहीं, मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करना है। दैट इज द होल एम हियर। तो अल्टीमेटली मुझे क्वेश्चन एंटिसिपेट करने होंगे। इससे क्या है कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड बन जाएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। सी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स क्या होता है आपका कि कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट, व्हाट इज द डिफरेंस? सो अल्टीमेटली वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो मर्चेंडाइज होता है आपका गुड्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो गया आपका गुड्स। फिर होता है आपका ट्रेड इन इनविजिबल्स, इनविजिबल्स होते हैं आपके सर्विसेज। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए दैट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स उसमें ग्रोथ हुई है इंडिया के। ठीक है, तो ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन के लिए आप एंटिसिपेट करें यहां से इंडिया का शेयर इन ग्लोबल ट्रेड इज लेस देन 2%। तो अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी पीटी के लिहाज से, बट इट कैन बी यूज, दिस पीस ऑफ फैक्ट कैन बी यूज्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अल्टीमेटली ग्लोबल ट्रेड में हमारा सिर्फ 2% शेयर है। वी हैव टू हैव एन इंक्रीज इन दिस, और इसके लिए जो है हमारी ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है। एनीवेज आगे चलते हैं। 70% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स इज डोमिनेटेड बाय द 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ये मुझे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे कि हमारे विच आर द टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। इट विल बी योर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो इन फैक्ट्स को हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एनीवेज तो import more from almost all
ट्रेडिंग पार्टनर, याद रखना ऑलमोस्ट ऑल बोला है, ऑल नहीं बोला है, क्योंकि यूएस के साथ हमारा सरप्लस है। तो अगर स्टेटमेंट आए वी इंपोर्ट मोर फ्रॉम ऑल द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। पहले कौन था हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? चाइना। 2013 से 2017 तक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया वॉज चाइना। सो अगर इफ देयर इज अ स्टेटमेंट that for the last decade, for the last whole decade, China is the top trading partner, that statement will be wrong because USA has surpassed China. Anyways, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस फॉर सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर एट 3.9% ऑफ जीडीपी। तो पहले आपको करंट अकाउंट समझाता हूं और ट्रेड डिफिसिट वगैरह सारे जो फंडे हैं ये समझते हैं पहले कि हमारा एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें होता है हमारा एक करंट अकाउंट, उसमें होता है हमारा एक कैपिटल अकाउंट। ये आगे जाके स्लाइड में दिया हुआ है, यहां सिर्फ बेसिक आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसके अंदर के एलिमेंट समझा दूंगा। तो यहां पे होता है हमारा ट्रेड इन गुड्स, फिर होता है हमारा ट्रेड इन सर्विसेज, फिर होता है हमारा नेट ट्रांसफर, फिर होता है हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे हमारा आता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहां पे आता है हमारा एफडीआई, ठीक है। बाकी आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फिर आपका हो गया यहां पे जो एनआरआई डिपॉजिट वगैरह होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट ट्रांसफर, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको जब मैं टैली करता हूं, इसको, ठीक है, जब मैं इसको टैली करूंगा तो मुझे मिलता है करंट अकाउंट बैलेंस। तो अगर मेरा इंपोर्ट ज्यादा है तो मेरा आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। इफ इंपोर्ट इज मोर एंड एक्सपोर्ट इज लेस देन आई विल हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट। बट अगर इफ आई हैव more exports there, then I will have a current account surplus. So most of you would be thinking that ultimately a current account surplus is good. No, it is not in our case because we are a developing nation. See, आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट से बात करते हैं। एनीवेज वो मैंने डिफरेंस तो बताया नहीं आपको। मेरा करंट अकाउंट है, उसमें ट्रेड इन गुड्स है, ठीक है, फिर मेरा जो है ट्रेड इन सर्विसेज है, फिर मेरा नेट ट्रांसफर है, फिर मेरा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसके बाद मेरा आता है करंट अकाउंट बैलेंस। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो करंट अकाउंट सरप्लस आएगा। ठीक, ये पूरे का जब मैं बैलेंस कर दूंगा तो मेरा आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट बैलेंस, डिपेंडिंग अपॉन दीज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में। इन दोनों एलिमेंट को जब मैं समेशन करूंगा, इन दोनों को जो भी इनके, जैसे मान लो ये 100 है, ये 100 है, 200 है या प्लस माइनस है, जो भी है, उसका जो समेशन आएगा दैट विल बी ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। तो अगर इफ आई हैव मोर इंपोर्ट देन इट विल बी अ ट्रेड डेफिसिट, इफ आई हैव मोर एक्सपोर्ट देन आई विल हैव अ ट्रेड सरप्लस। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना कि ट्रेड डेफिसिट की बात है, हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो मैंने ये साथ में 2 एलिमेंट, और यहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, यहां पे 4 एलिमेंट। सो करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेड डेफिसिट। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है हमने। एनीवेज, तो यहां पे अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इंडिया का है करंट अकाउंट सरप्लस सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर एट 3.9% ऑफ जीडीपी। डेटा अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेटा नहीं। एनीवेज, तो करंट अकाउंट सरप्लस है हमारा इस क्वार्टर में। इससे पहले हमारा आया था 2006-2007, इसमें एक क्वार्टर में। देन करंट अकाउंट पॉजिटिव था फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम 2001 टू 2003-4।
इंडिया क्या है, एक नेट इंपोर्टर। हम लोग वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, वी इंपोर्ट गोल्ड, वी इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली जब ट्रेड डेफिसिट होता है किसी कंट्री का, इसके दो मतलब हैं। पहला तो यू कैनॉट मीट डिमांड ऑफ योर कंट्री। जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो विद इन इंडिया जो डोमेस्टिक डिमांड है, दे कैनॉट मीट द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहली बात तो ये कि कैपेसिटी नहीं है, डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है। दूसरी चीज ये है दैट आर मैन्युफैक्चरर्स, आर सर्विस प्रोवाइडर्स, दीज आर नॉट कंपेटिटिव। आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल देके समझाता हूं। वी हैव दिस माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स इज एन इंडियन मोबाइल फोन मेकर, बट व्हाट डू वी डू? हम लोग क्या करते हैं? वी बाय MI, वी बाय आईफोन, राइट? सो अल्टीमेटली हम लोग बाहर के फोन पसंद करते हैं, जो हमारा स्वदेशी माइक्रोमैक्स है हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। सो हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज the foreign mobile makers, they can provide us with better products, with cheaper products, etc. आपने देखा होगा इवन ड्यूरिंग दिवाली, इवन ड्यूरिंग अदर फेस्टिवल्स, जो इवन जो गणेशा आइडल है, जो दिवाली की लाइट्स वगैरह हैं, दे आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो अल्टीमेटली हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो कंपेटिटिव नहीं है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस इंडियन पब्लिक को नहीं दे पा रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। तो दीज आर द रीजन फॉर ट्रेड डेफिसिट। पहला डिमांड नहीं है, दूसरा हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन यहां पे क्या है? करंट अकाउंट सरप्लस। अब देखना करंट अकाउंट सरप्लस के रीजन क्या है। ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेड डेफिसिट। जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्लाइन अमिड कोविड-19। सो अल्टीमेटली कंपटीशन इंक्रीज नहीं हुआ है। दैट इज आवर फर्म्स, दे हैव नॉट बिकम बेटर। ये नहीं है कि ओवरनाइट जो है एकदम से 3 महीने के अंदर हमारी फर्म्स ने बहुत इंप्रूव कर लिया और हम स्वदेशी ही खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है? दैट इज डिमांड डाउन गई है इंडियन इकोनॉमी में। द डिमांड हैज गॉन डाउन। इंपोर्ट्स, मर्चेंडाइज इंपोर्ट, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, ठीक है? मर्चेंडाइज का मतलब है गुड्स। इंपोर्ट्स हैव डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ कोविड। लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस। पहली बात तो जब लॉकडाउन लगा था, नेशनल लॉकडाउन, तो क्रूड ऑयल की डिमांड, क्योंकि गाड़ी में कोई तब चला ही नहीं रहा था, तो क्रूड ऑयल डिमांड वेंट डाउन एंड ऑल्सो द क्रूड ऑयल प्राइसेस दे ऑल्सो वेंट डाउन। अभी पहले जो है ये $15-20 पर बैरल चला गया था ब्रेंट का प्राइस, और अभी ये जो है आपका अराउंड 68-70 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो एक 1/3 प्राइस था तब। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट कम हो गया। देन लैग इन डोमेस्टिक डिमांड। डिमांड हमारी कम हो गई इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि लॉकडाउन है। जितनी भी डिस्क्रिशनरी आइटम्स थी, मतलब जो आइटम्स ऑफ लग्जरी होती है, जो आइटम्स हमारी जो वांट्स होती है, वो वाले आइटम्स हम लोगों ने खरीदी नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था, इनकम कट हुई है। तो ऑटोमेटिकली सिर्फ असेंशियल सर्विसेज ही हम लोग परचेज करते, प्लस असेंशियल ही खुला हुआ था। एनीवेज, देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। क्योंकि ग्लोबली जो है लॉकडाउन लग रहे थे जगह जगह कंट्रियों में, तो ऑटोमेटिकली वो लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ डिमांड भी डाउन है, बाहर से सप्लाई भी कम है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। ट्रेड सरप्लस में नहीं गया, ट्रेड डेफिसिट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जिससे हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। तो दैट इज द होल स्टोरी है। तो अब करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, तो इससे क्या होगा? आरबीआई टू बिल्ड स्टॉक पाइल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। कि ऑटोमेटिकली आपको क्या बताया था मैंने पहले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका मेरा है करंट अकाउंट, उसका मेरा है कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली इंडिया का क्या चलता है? दैट वी हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट बट वी हैव अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस। यहाँ पे हमारा सरप्लस चलता है। तो मान लो मेरा अगर यहाँ पे 100 रुपए का डेफिसिट है, मतलब मैंने 200 रुपए का खर्चा करा, लेकिन मैंने जो है इनकम, मेरे जो मैंने एक्सपोर्ट करे उससे जो इनकम होती है वो आई मेरी सिर्फ जो है 100 रुपए। तो मेरा 100 रुपए का ट्रेड डेफिसिट, मतलब 200 के इंपोर्ट कर दिए, 200 मेरा खर्चा है। इंपोर्ट क्या होता है? हमारा खर्चा। और मेरा एक्सपोर्ट जो है 100 रुपए था, तो ऑटोमेटिकली 100 का मेरा डेफिसिट आ गया। लेकिन हमारा यहाँ पे सरप्लस रहता है। मान लो मेरा यहाँ पे सरप्लस था 500, तो मैंने 100 रुपए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री चलाते हैं। इस तरीके से हम लोग, अभी हम लोग जो है एफडीआई चाहते हैं, एफपीआई चाहते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया नीड्स टू अट्रैक्ट कैपिटल। तो
अब मेरे पास तब भी 400 का बच गया। मेरा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब मैंने बना दिया यहाँ पे बीओपी, तो मेरे पास 400 का सरप्लस है। अब ये कहाँ जाता है? आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी ऑपरेट करती है। अब जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, यहाँ पे तो मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा आ ही रहा है, अब मेरा ये भी प्लस में चला गया, पहले ये माइनस में था, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अब यहाँ पे जो सरप्लस है वो 600 का हो जाएगा। 600 का जब सरप्लस हो गया तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व इट विल इंप्रूव, वो बढ़ जाएगा। स्टॉक पाइल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व विच इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग फिस्कल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी विल प्रोवाइड एनफ कैपिटल टू पे फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपको थोड़ा समझाता हूँ इसका कि होता क्या है। जब यहाँ चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो पता लगा ये हम करंट अकाउंट ही पढ़े जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये अलग से चैप्टर है। एनीवेज, तो जब फॉरेक्स रिजर्व जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा कि आरबीआई के पास, आरबीआई क्या करता है कि जब रुपी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तो आरबीआई फॉरेन करेंसी जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, उसमें इंटरवीन करता है। जैसे कि अगर डॉलर का भाव बढ़ रहा है, डॉलर इज एप्रिशिएटिंग, तो आरबीआई डॉलर सेल कर देगा जिससे कि डॉलर नीचे आ जाए। दैट इज हाउ आरबीआई इंटरवीन्स इन फॉरेन मार्केट। इससे क्या रहता है कि बाहर फाइनेंशियल एंड एक्सटर्नल सेक्टर में स्टेबिलिटी रहती है। ज्यादा करेंसी की जब वैल्यूएशन बढ़ेगी तो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती हैं, उनको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो एक स्टेबल एक्सचेंज रेट रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, अब जब ये क्या है बेसिकली, जब आपका डेफिसिट होता है, जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो अल्टीमेटली ये क्या है? आपने बाहर से ज्यादा आपने बाहर से ज्यादा सामान मंगा लिया तो घर से आपके पैसा जाएगा, इट विल बी आउट गो। ठीक है, आउट गो होना है आपका। लेकिन जब आप ज्यादा नहीं मंगा रहे हो तो आपका जो कैपिटल है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही रह जाएगा। पहले तो आप पैसा बाहर भेज रहे थे क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन जब करंट अकाउंट सरप्लस है मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। अब जब पैसा आ रहा है तो मतलब आप जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उस पर पैसा खर्च सकते हो। तो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। एनीवेज, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं की बात करेंगे। पहले फॉरेक्स रिजर्व को समझ लेते हैं। रिजर्व क्रॉस द 500 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऑटोमेटिकली जब फॉरेक्स रिजर्व ने, ये आपको मैंने पहले लेक्चर के अंदर बोला था कि जो भी चीज न्यूज में हो और जो भी पहली बार हुई है या जहां पे कोई कंट्रोवर्सी हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फॉरेक्स रिजर्व फर्स्ट टाइम के लिए 500 बिलियन डॉलर का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है। तो ऑटोमेटिकली द टर्म फॉरेक्स रिजर्व इट विल बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व? ठीक है, एक तो होता है चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा यू हैव टू हैव आई फॉर एंड डिटेल। एक तो होता है हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व और एक होता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। ये ब्रॉडर टर्म है, ये नैरो टर्म है। यहाँ पे फॉरेन करेंसी के अंदर सिर्फ फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एक्सेट्रा, सिर्फ ये आएगा। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी के साथ साथ और भी चीजें आएंगी। तो फॉरेक्स रिजर्व इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो देख लेते हैं ये क्या है। इट विल हैव फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब बाहर के जो डॉलर हैं, ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरो हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आएगा। देन योर गोल्ड, आपके जो गोल्ड रिजर्व है। फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ एंड द रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, रिजर्व ट्रांशिए जिसे बोलते हैं। आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। एसडीआर क्या होता है? सी फॉर एग्जांपल आपने एक मनी का फंक्शन सुना होगा, यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी आपने चीजों की वैल्यू को एक्सप्रेस करना है वो मॉनिटरी टर्म्स, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। जो भी हमने बर्गर खरीदना है, हमने पिज्जा खरीदना है या हमने एक कोर्स खरीदना है तो उस सब की जो वैल्यू को एक्सप्रेस करा जाता है, जो ट्रांजैक्शन होती है वो रुपी के अंदर होती है। सिमिलरली एसडीआर इज द यूनिट ऑफ अकाउंट एट आईएमएफ। आईएमएफ पे जो ट्रांजैक्शन होती है, कंट्री ने जो पैसा देना है, कंट्रीब्यूट करना है, वहां पे कोटा सिस्टम चलता है बेसिकली। जितना आपका कोटा है उसे आपसे कंट्रीब्यूट करना है, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा जब हेल्प चाहिए होगी। तो आपने जो भी आपका कोटा है वो किस में डिनोट होगा? एसडीआर में, यूएस डॉलर में नहीं, एसडीआर। एसडीआर एक फिजिकल करेंसी नहीं है, ये याद रखना, फिजिकल करेंसी नहीं है। SDR is not a physical currency in real sense of the term. It is just unit of account of IMF. Anyways, next आगे चलते हैं। रिजर्व पोजीशन इन
IMF रिजर्व ट्रांशे पोजीशन बोलते हैं इसे, अगर मैं पूरी तरह से बात करूं तो ये क्या होता है बेसिकली, आपका मान लो इंडिया है हम, और इंडिया का कोटा है कि हमें 100 FDR कंट्रीब्यूट करने हैं, इसी में से मान लो 10 जो है मेरी रिजर्व ट्रांशे पोजीशन होगी। तो ये जब भी, जैसे मान लो पहले इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था तो इंडिया को पैसा मांगना पड़ता है IMF से, फॉरेन करेंसी नहीं थी उस टाइम हमारे पास, तो हमने फॉरेन करेंसी लोन मांगे थे। तो इफ यू हैव अ स्मॉल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और मान लो तब तो हमारा मान लो प्रॉब्लम था कि हमें $200 चाहिए, लेकिन अगर मुझे सिर्फ $10 चाहिए तो आई कैन यूज फ्रॉम दिस, जो मेरा कोटा है उसका एक सब पार्ट होता है, उसको हम रिजर्व ट्रांशे बोलते हैं। अगर मुझे सिर्फ रिजर्व ट्रांशे को यूज करना है तो मेरे ऊपर कोई सर्विस फी नहीं लगाई जाएगी, मेरे ऊपर कोई इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर मैं होलसेल बोरोइंग कर रहा हूं, मतलब मैं मांग रहा हूं हाँ जी 500 बिलियन दे दो, ठीक है, अगर तो मैंने ये 10 बिलियन ही सिर्फ खर्चा है तो मेरे पे ना ही कोई कंडीशन लगाई जाएगी ना ही कोई फी, ये मेरे ही कोटे का एक सब पार्ट है जो मैं जब चाहूं यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने फुल फ्लैश लोन ले लिया, जैसे पाकिस्तान ने बीच में बोरो करना है IMF से, इंडिया ने जैसे बोरो करा था, तो वो लोग कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशनल लोन कंडीशनैलिटी जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ LPG हुआ था तो वो कंडीशन लगाई गई थी। एनीवेज आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं इसको, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसको थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। कंट्रीज करंट ट्रांजैक्शन लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स आ जाता है, ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, ये ट्रेड गैप, ट्रेड गैप मतलब अगर ज़्यादा है, अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा, अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस होगा। देन नेट करंट ट्रांसफर, नेट करंट ट्रांसफर के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल जो आपके रेमिटांसेस आ रहे हैं या फिर जो एड वगैरह आ रहा है, वो सब आपका नेट करंट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट भी ग्रांट वगैरह देगी वो सब इसी के अंदर आता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपका आ जाता है जो आपके डिविडेंड आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब ऑल द थिंग्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट पूरा का पूरा यहाँ पे, अब जब इसको मैं समेशन करूंगा तो या तो मेरा डेफिसिट आएगा या फिर मेरा करंट अकाउंट सरप्लस आएगा। ट्रेड डेफिसिट इसका सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है, ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस इसका एक छोटा सा पार्ट है, सबको मिला दूंगा तो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस। एनीवेज आगे चलते हैं, अब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बेसिकली, योर मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पे आपका FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो है बाहर से पैसा आता है इन्वेस्ट होने के लिए। FDI इज व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी वेयर यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल किया मोटर्स आया इंडिया के अंदर, उन्होंने नया का नया पूरा प्लांट लगाया, तो दैट विल बी FDI। या फिर जो है वॉलमार्ट ने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लिया, जैसे कि फ्लिपकार्ट को एक्वायर करा, तो दैट विल बी FDI, राइट। तो FPI होगा जब आपने छोटा सा एक अमाउंट खरीदा है और आपका इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, मतलब आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, रिलायंस क्या कर रहा है, आपको सिर्फ रिलायंस के शेयर में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा रिलायंस में कुछ स्टेक खरीदना है 10%, 15%, 20%, फॉर एग्जांपल फेसबुक जो है लेके आया था आपकी इन्वेस्टमेंट रिलायंस के अंदर, रिलायंस रिटेल वगैरह, रिलायंस जियो वगैरह के अंदर, रिलायंस के प्लेटफॉर्म वगैरह के अंदर, तो दैट विल बी FDI। नाउ ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बेसिकली ये फॉरेन करेंसी लोन होते हैं, और ये आपके जो है कंपनीज, कॉर्पोरेट्स वगैरह या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वगैरह है, वो फॉरेन करेंसी में लोन लेके आते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो थोड़ा चीप पड़ता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। बाकी अदर जो आपको मैंने बताया था NRI डिपॉजिट्स वगैरह। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया टैरिफ प्रोफाइल। यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड टाइप क्वेश्चन आएंगे तो वो देखना है हमें, और एक कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा, बाउंडेड रेट का। 18% ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर थ्रू ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो अगर आए ये स्टेटमेंट की मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉल अंडर ड्यूटी फ्री, देन दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, बिकॉज सिर्फ 18% है। मच हायर एवरेज टैरिफ्स इन इंडिया कंपेयर टू अदर, ये बेसिक है, सिर्फ स्कैन कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग कवरेज इज 74%। बाउंड रेट्स होते हैं वो आपको मैं समझा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। बाइंडिंग कवरेज है मतलब एक इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश्ड बाउंड रेट्स, मतलब कि
कितने सारे गुड्स पे आपने जो है बाउंडेड रेट्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 गुड्स आप जो है ट्रेड करते हो उनके अंदर, तो आपने इसमें से 74% गुड्स पे बाउंड रेट होता है बेसिकली एक सीलिंग रेट, कि भाई इससे ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं जाएगी। दैट इज व्हाट इज अ बाउंड रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 74% गुड्स पे बाउंड रेट लगाया, तो इसका मतलब इंडिया कमिटेड है कि भाई हम जो है WTO के रूल्स के हिसाब से प्ले करेंगे। हमने जो टैरिफ नेगोशिएट करे थे हम उसी के हिसाब से प्ले करेंगे, हम उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अब इसको इंडिया रीनेगोशिएट करने जा रहा है। फिर अभी बात करते हैं थोड़ा आगे चल के इसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं अब आपका बाउंड रेट्स को। इंडिया है टू प्रपोज टू रीनेगोशिएट बाउंड रेट। बाउंड रेट जो है रीनेगोशिएट करेंगे। बाउंड रेट आपको थोड़ा और समझाता हूँ अच्छे से। बाउंड रेट क्या होता है कि मैंने कोई कमोडिटी के ऊपर जो है आपसे नेगोशिएशन करी कि अल्टीमेटली मान लो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे जी मैं आप पे लगाऊंगा 40% ड्यूटी मैक्स। ये मैंने जो है सीलिंग आपके साथ नेगोशिएट कर ली कि 40% से ऊपर ड्यूटी नहीं लगाऊंगा मैं। हालांकि मेरी रियलिटी में ड्यूटी हो सकता है 20% हो, 25% हो, मे बी 10% हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 20, 25, 10 जो भी है, मैं एक्चुअल में मेरी कस्टम ड्यूटी ये है, लेकिन मैंने ये कमिटमेंट दिया हुआ है आपको कि ये 40% ये मेरी सीलिंग है, इसके ऊपर मैं कस्टम ड्यूटी नहीं लगाऊंगा। ये है मेरा बाउंड, मतलब अपर लिमिट है मेरी ये। अब इसके बाद इंडिया रीनेगोशिएट करना चाहती है बाउंड रेट, जो 40% है, ये जो सीलिंग रेट है, इसको इंडिया रीनेगोशिएट करना चाहती है। दैट इज अपर टैरिफ लिमिट ऑन सर्टेन आइटम्स, रिपोर्टेडली IT, क्योंकि हमारा IT के अंदर जो है हम चाह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम चाह रहे हैं कि वी बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। एनीवेज, moves come at a time when center has been encouraging domestic manufacturing. That is what I'm trying to say, that ultimately government of India wants India to become a global manufacturing hub. आपने देखा होगा programs we have digital India, we have make in India, we have startup India, we have stand up India. तो ultimately बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है for manufacturing to pick up, for service sector to pick up. Anyways, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की बात करी गई है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करी गई है। ये चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। WTO रूल्स अलाउ कंट्रीज टू रीनेगोशिएट बाउंड रेट्स। ये याद रखना कि बाउंड रेट, जैसे मैंने जापान के साथ बैठा और मैंने बोला 40% है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इससे ऊपर ड्यूटी नहीं लगाऊंगा। बट अंडर WTO रूल्स आई कैन कॉल जापान टू रीनेगोशिएट द बाउंड रेट। मान लो मुझे लगता है 40 नहीं, मेरे को इस पे 60 पे लेके जाना है, तो आई कैन रीनेगोशिएट। लेकिन जब मैं रीनेगोशिएट करूंगा तो मुझे कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा उसे, मतलब कुछ डील टाइप होगी वहां पे कि अल्टीमेटली ठीक है 60% मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको, मैं कहीं और आपको कंसेशन दे दूंगा। तो दैट इज हाउ पर्टिकुलरली अ एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इज मेड एट WTO। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेफरेंशियल टैरिफ, MFN, टैरिफ रेट फॉर नॉन WTO। प्रिफर्ड टैरिफ क्या होता है बेसिकली, आपने एक प्रेफरेंशियल सिस्टम सुना होगा, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुना होगा। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री है और लीस्ट डेवलप कंट्री है, उनको डेवलप्ड कंट्री या जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो कुछ प्रेफरेंशियल टैरिफ दे सकती हैं। जैसे कि बाकी सबसे मैं चार्ज कर रहा हूँ 10%, लेकिन मैंने LDC को बोल दिया मैं आपको 0% पे या 5% पे दे दूंगा। तो दैट इज हाउ प्रेफरेंशियल टैरिफ, ये इंडिविजुअल कंट्री आपस में नेगोशिएट करती हैं। जैसे कि USA ने बांग्लादेश को दिया हुआ है, वियतनाम को दिया हुआ है, इंडिया को दिया हुआ है। अब इंडिया से रिवोक कर दिया था ट्रम्प के अंदर, अब देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। अब एक कॉन्सेप्ट होता है MFN। MFN बेसिकली ये बोलता है कि अगर मैंने किसी को कोई बेनिफिट दिया है ड्यूटी में, इनको नहीं, इनको देना अलाउड है। ठीक है, जो LDC है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको प्रेफरेंशियल टैरिफ, मतलब बाकी सब 20% ड्यूटी देंगे, ये लोग 0% देंगे या 5% देंगे, ये सब अलाउड है। लेकिन WTO रूल ये कहते हैं कि दैट यू हैव टू ट्रीट एवरी WTO मेंबर एज योर मोस्ट फेवर्ड नेशन। बेसिकली ये नाम से लगता है दैट दे आर गोइंग टूवर्ड्स फेवरेटिज्म, पर अल्टीमेटली दे आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। तो यहाँ पे ये कहते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मैंने मान लो जर्मनी को
ड्यूटी थी एक प्रोडक्ट की सबके लिए 20%, जर्मनी को दी मैंने 10% पे। जर्मनी एक डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, एलडीसी नहीं है, तो जर्मनी को मैंने 10% कर दिया, बाकी सब के लिए 20% था। तो बाकी सब मुझे बोलेंगे कि भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में आ जाओ और हमें भी 10% दो। तो इफ आई गिव एनी कंसेशन टू एनी WTO member, then that concession has to be given to all WTO member. But within this, it is allowed to give concession to least developed countries or developing countries. For example, Bangladesh, Vietnam, Nepal, etc. तो इन लोगों को बेनिफिट दोगे जो LDCs हैं या जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वो तो एक्सेप्शन अलाउड है। बट अगर किसी और को आपने बेनिफिट दिया, ड्यूटी रेट आपने कम कर दिए, तो वो लोग बोलेंगे ये हमें भी दो, क्योंकि आपने MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल को वॉयलेट करा है। तो ये बेसिक चीज याद रखनी। एनीवेज, तो टैरिफ रेट बाकी के लिए है, मान लीजिए आपका जो नॉन WTO मेंबर है उनके लिए ये है, तो आपने एक BTR वो बना दिया कि भाई इससे ज्यादा जो मैं चार्ज नहीं करूंगा, ये WTO के अंदर नेगोशिएशन होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो नॉन वो है उसका टैरिफ ऊपर है, ठीक है। एनीवेज, अब आगे चलते हैं, इतना हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, EPI 2020। सी, इसमें सबसे पहले बेसिक चीज जो मैंने आपको बताया था वो देख लिया करो कि हु इज द प्रोड्यूसर, हु इज द पब्लिशर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो यहाँ पे कौन है? नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस हैव रिलीज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। सो फॉर अस इट इज नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अब इंडेक्स क्या करता है? बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कोर एरियाज क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या क्या आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होनी चाहिए, क्या इंफ्रा होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या आती है एक्सपोर्ट में। बेसिकली मान लो ये है हमारा एक इनलैंड एरिया, ये है हमारा कोस्टल एरिया, और ये बाकी के जो है वर्ल्ड में ट्रेड के लिए जाना है। ये इनलैंड वाला यहाँ तक पहुँचाने में सामान, ठीक है, ये इनलैंड वाला यहाँ तक पहुँचाने में सामान 10 रुपये 10 दिन लगाता है, 10 डेज, एंड ये यहाँ पे लगाएगा तकरीबन 100 रुपीज। तो क्या है इसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ गया। ये जो कोस्टल वाला है, ये मान लो कि यहाँ से इसकी लाने की कॉस्ट तो बच गई, बट यहाँ पे इनको पेपर वर्क करना पड़ता है बहुत सारा। तो अल्टीमेटली क्या है, जो टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस वो बन गया आपका, वो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे जो पोर्ट वगैरह है, यहाँ पे मान लो जो पोर्ट है, यहाँ पे आपके जो है कंजेशन रहता है, जिससे कि कंटेनर वगैरह पास होने में प्रॉब्लम आती है। फिर आपने देखा होगा कि अभी बीच में शॉर्टेज हो गई थी ग्लोबली कंटेनर्स की। तो इस तरीके से जो है इंफ्रा नहीं है, और जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा पेपर है, बहुत ज़्यादा फाइलिंग है, फिर उसकी चेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से इंडिया जो है इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव ग्लोबली इन एक्सपोर्ट, इसीलिए हमारा जो ग्लोबल शेयर है वो 2% से कम है। तो इसी के लिए ये इंडेक्स आया, ताकि हर स्टेट आइडेंटिफाई कर सके, और इट इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ यू कैन से कंपेटिटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे स्टेट्स की जब रैंक लाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनमें एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आएगी, यार मुझे बढ़िया करना है, मुझे रैंक 1 लेनी है। तो यहाँ पे क्या लोग आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, पेपर वर्क ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम करना चाहिए, एक्सेट्रा। देन नेसेसरी इंफ्रा, मतलब पोर्ट को एक्सपैंड करना है, या इनको या जो इंटीरियर में है उनको पोर्ट पे लाने के लिए यहाँ पे आप इंफ्रा क्रिएट करो, मतलब रोड जो है बिल्कुल एक एक्सप्रेसवे बनाओ, ठीक है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आए और जल्दी से सामान आ सके। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप PPE किट चाहिए, बना तो पा रहे हैं, हमारे इंटीरियर में एक बंदा बैठा है, मान लो वो बना पा रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि किसी ने, जर्मनी वाले ने या किसी यूरोप वाले ने बोला है कि आई वॉन्ट दोज प्रोडक्ट्स इन 2 days, ये यहाँ से यहाँ पहुँचाने में ही मान लो अगर 5 दिन लगा लेता है, तो इसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना है। और ये कैसे होगा? जब इंफ्रा होगा, जब यू हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। So that is the whole purpose of this particular index. नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके 4 पिलर हैं,
अब ये 4 पिलर में इसके 4 पिलर हैं, लेकिन ये जो 4 पिलर हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिक नाम है, स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि आपके बाकी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हाँ भाई हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस टाइप से। तो ये मतलब याद करना अपने आप में इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इनको एक बार स्कैन कर लेना। ये इनके जो सब वो हैं, सब पैरामीटर हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये चीज़ याद है। एनीवेज, अब ये एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेना, मोस्ट कोस्टल स्टेट्स आर बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, देन द कोस्टल स्टेट्स दे आर बेटर परफॉर्मर इन एक्सपोर्ट। तो ये मैंने आपको समझाई दी है कि जो बंदा हमारा इंटीरियर में है, एक बंदा जो है यहाँ पे पोर्ट पे बैठा हुआ है, तो इसको टाइम भी कम लगेगा, इसको कॉस्ट भी कम लगेगी, तो ऑटोमेटिकली ये बेटर परफॉर्मर हो जाएगा। प्लस ये पोर्ट पे ही है, तो दे हैव एक्सेस टू पोर्ट, जिनके पास सारा इंफ्रा है। प्लस स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दे हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी बेटर परफॉर्मर्स। तो ये स्टेटमेंट पीटी के लिए याद रखना है कि हमारे जो मोस्ट, ऑल नहीं, मोस्ट कोस्टल स्टेट्स आर बेस्ट परफॉर्मर एज पर द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। टॉप 3 स्टेट्स इन ओवरऑल रैंकिंग। तो यहाँ पे ना लैंडलॉक भी दिया हुआ है, हिमालयन, यूटी भी दिया हुआ है, तो इनके ऊपर मत जाना, ओवरऑल को देख लेना एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये टॉप 3 हैं ओवरऑल रैंकिंग के अंदर एज पर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एनीवेज, ये जो है लंबा टॉपिक है, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम स्टार्ट करेंगे, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।